जो चैप्टर हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यस, वी आर डूइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में हु वाज द किंग हु वाज एक्सप्लॉइटिंग द हिज सब्जेक्ट्स? कौन सा किंग था वो जो अपने लुइस सब्जेक्ट्स? सिक्सटीन। यस, लुइस 16। एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज मैरी एंटोनी। Mary Antonio was the name of the King Louis XVI. Was he a good king or a bad king? बैड किंग। वो बहुत गंदा राजा था, इसको जिसे हम कह सकते हैं। And why it was so? Because he exploited his subjects and all kind of taxes was given by the third class, third state. Can anybody tell me the third states में कौन कौन लोग आते थे? बिग Anybody can? बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन। Yes, कोर्ट ऑफिशियल्स। लॉयर्स। yes, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। yes, peasants, artisans, yes. small peasants, landless laborers, servants, it's वेरी गुड आंसर अंकित, यू हैव गिवन अ वेरी गुड आंसर। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि आफ्टर 14 जुलाई व्हाट हैपेंड इन 14 जुलाई 1789? break down the French Revolution breakdown. Yes, there was broke down. The French Revolution was broke down on 14 July 1789. French Revolution was broke down on 14th July 1789. And after that, assembly was made. The assembly name was State Journal. स्टेट जनरल में तो बेटा हमने किया था, लेकिन उसके बाद एक असेंबली फॉर्म हुई थी एंड दैट वाज द नेशनल असेंबली। National Assembly. यस, तो जो नेशनल असेंबली थी ना, उसमें क्या हुआ था? तो नेशनल असेंबली में लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, क्योंकि नेशनल असेंबली वाज द असेंबली ऑफ द थर्ड स्टेट। तो उसमें क्या क्या कानून बने वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यानी कि सबसे पहले जो जो पुरुष थे और जो नागरिक थे उनके लिए अधिकारों की घोषणा की गई। द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उसमें डिक्लेयर किया गया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों को? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? माय वॉइस इज कमिंग? मैम। ओके, तो पहला जो पॉइंट था हमारा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट सच एज राइट टू लाइफ। अब उनको क्या क्या राइट मिले? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ was established as a natural and inalienable rights। inalienable rights का मतलब है कि वो उनके जन्मजात अधिकार मान लिए गए। कि क्या 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 था? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स लोगों को जीने का अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे कैन स्पीक, है ना, अपने सबको बोलने का अधिकार दे दिया गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि इवन लोगों की राय भी ली जाएगी। ओपिनियन मीन्स जनता की राय लेना। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल और इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के बराबर है, ऐसा उसमें डिक्लेयर किया गया। These rights belong to each human beings by birth and could not be taken away। और कहा कि ये जो अधिकार है वो हर ह्यूमन बीइंग के अधिकार होंगे बाय बर्थ, जन्म से ही, और उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑल थ्री पॉइंट्स? रेज योर हैंड इफ यू नो द पॉइंट्स। रेज योर हैंड अगर बच्चों को समझ में आ गया है। And second last फिर से समझा दीजिए। हाँ बेटा, सिर्फ सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, सेकंड जो राइट है उसमें ये कहा गया कि आप ये मान के चले हो कि जो जो पुरुष थे और जो नागरिक थे उनको क्या क्या अधिकार दिए गए। जैसे हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, 6 फंडामेंटल राइट, ऐसे ही उस समय भी राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू लाइफ मतलब लोगों को जीने का अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि समानता का अधिकार दिया गया। और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का मतलब था लोगों से राय ली जाए। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी क्या है, एक बराबर है। ठीक है, इस तरह से ये नेचुरल राइट्स बना दी गई, ये उनको जन्म से अधिकार दिए दिए गए। इज इट क्लियर? आई होप Yes. समझ में आ गया होगा। ओके, अब कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो सिंबल्स है ना, जैसे आपको चेन दिखाई दे रही है, तो चेन का मतलब था कि फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई। चेन थ्रो, ब्रोकन ब्रोकन चेन जिसे हम कह सकते हैं। फिर आप देख रहे हो कि एक महिला है, उसने अपने विंग्स लगे हैं, तो मीन्स वो आजाद हो गए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक महिला ने हाथ में तराजू टाइप का लिया हुआ है,
तो लोगों को न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। टोपी जो आपको दिखाई दे रही है, इट वॉज अ साइन ऑफ लिबर्टी, इट वॉज अ साइन ऑफ लिबर्टी, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सिंबल बना दिए गए जो उनकी आजादी को दर्शा रहे थे कि तुम क्या हो गए हो, आजाद हो गए हो। किससे आजाद हो गए? लुई 16 के शासन से तुम क्या हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। इज इट क्लियर? दिस यू कैन सी दीज सिंबल इन योर बुक ऑल्सो। आपने शायद पढ़े भी होंगे, देखे होंगे इस तरह के सिंबल्स, शायद क्लास 9 में भी सिंबल्स होंगे, राइट। अब हम चलते हैं, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में जैसे कि लुई 16 जो था वो लगभग उसका खत्म हो चुका था और शासन, तब वहां पे फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया था। लुई 16 क्या था, उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, नेगोशिएशन मीन समझौता, किससे? किंग ऑफ पर्शिया से, ठीक है। एंड द नेबरिंग रूलर प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू फ्रांस टू टेक कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। अब उसने, जो राजा था ना, वो जल्दी से अपना शासन तो देना चाहता नहीं था, उसने क्या किया, उसने पर्शिया के राजा से अपने समझौता कर लिया। और जो नेबरिंग रूलर थे, आप देख सकते हो कि पर्शिया, येलो कलर का आपको पर्शिया दिखाई दे रहा होगा, इज इट? पर्शिया दिखाई दे रहा है येलो कलर का, किंगडम ऑफ पर्शिया। और यहाँ देखो पर्पल कलर का और यू कैन से मिक्स कलर ऑफ ब्लू, ये फ्रांस है। तो जो फ्रांस का जो शासक था लुई 16, उसने किससे किससे नेगोशिएशन कर लिया, किससे समझौता कर लिया? पर्शिया। पर्शिया से समझौता कर लिया था। और जो नेबरिंग रूलर इनकी पर्शिया था, उसने प्लानिंग कर ली कि फ्रांस में अपने ट्रुप्स मींस आर्मी, तो अपनी फ्रांस में अपनी आर्मी भेजेगा और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। फिर अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी, उसने डिसाइड कर लिया कि दे विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और पर्शिया ये दोनों निकटवर्ती राजा शासन थे जो लुई 16 के कहने पर फ्रांस पे आक्रमण करना चाहते थे। तो नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम अब वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। इज इट क्लियर? कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बच्चों पूछ सकते हैं आप। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी बेटा। तमन्ना ने पूछा, बेटा जो लुई 16 थे ना, वो जल्दी से हारने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पड़ोसी निकटवर्ती राजाओं से अपना समझौता कर लिया, जैसे कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया। और ये जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया थे, उन्होंने प्लान आउट किया कि वो अपनी सेना फ्रांस में भेज देंगे। इधर आपको पता है कि इधर फ्रांस में नेशनल असेंबली बन चुकी थी। तो जो नेशनल असेंबली थी, उसने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ओके। फुल पावर से फिर से किंग बनना चाहता था। कौन बेटा? लुई 16। लुई 16 भाई, अपनी पावर कौन देना चाहेगा ना, इतना पावरफुल था वो। तो वो, उसको ये लगा कि मैं थर्ड स्टेट से क्यों हारूं। तो उसने क्या किया, उसने अपने निकटवर्ती जो एरियाज थे वहां पे क्या करना शुरू कर दिया, उनसे हाथ मिलाने शुरू कर दिए, राइट। अब क्या हुआ फ्रांस में, फ्रांस में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि मोनार्की अबॉलिश हो गई और रिपब्लिक बन गया था। तो बहुत सारे वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स जानते हैं कौन होते हैं? मैम जो दूसरे वॉलेंटियर्स देश में होते हैं घूमने आते हैं। जो अपनी सर्विसेज खुद देना पड़ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर्स निकल के आए प्रांतों में से, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। कौन सी आर्मी ज्वाइन कर ली? नेशनल असेंबली की आर्मी ज्वाइन कर ली, ताकि वो किसके खिलाफ युद्ध लड़ सके, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट कंट्री एंड ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट कंट्री। ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है फिलीपींस आइलैंड के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक आइलैंड है, ठीक है। तो जितने भी फ्रांस के वॉलंटियर्स थे, जितने भी इच्छा रखने वाले थे, उन सब ने आर्मी ज्वाइन कर ली। पीपल वांटेड द कंटिन्यूएशन ऑफ रेवोल्यूशन ड्यू टू लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिच। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि रेवोल्यूशन करना चाहते थे, जो केवल लिमिटेड लोगों को ही दी गई थी। फिर many political clubs came up who wanted to plan their own form of action। अब कई राजनीतिक क्लब बन गए जो कि अपना ही तरीके से कुछ नियोजित करके लुई 16 के शासन को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। इवन वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करने लगी और उन्होंने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिया था। आई होप ये पॉइंट समझ में आएंगे। पहले में वॉलेंटियर्स आ गए, दूसरे में जो लोग थे वो चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स केवल रिच को ना मिले। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए थे,
और कई जो महिलाएं थी वो भी पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गई थी। इज इट क्लियर? बच्चों यस क्लियर हो मैम। गया? ओके यस। बेटा। अब क्या हुआ, फ्रांस में एक जैकोबिन क्लब बना। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, ठीक है। जैकोबिन जो क्लब था, इट वाज मोस्ट पॉलिटिकल क्लब, सक्सेसफुल क्लब इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो सबसे महत्वपूर्ण या जिसे हम कह सकते हैं सफलता पूर्वक पॉलिटिकल क्लब बना, उसका नाम क्या था बच्चों? जैकोबिन। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, ठीक है। गॉट इट नेम फ्रॉम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। इसको जो नाम मिला है ना, वो मिला है कॉन्वेंट के सेंट जैकोब के द्वारा। फ्रांस में पेरिस में एक चर्च था जहाँ पे सेंट जैकोब रहा करते थे, उनके नाम पर इस क्लब को बनाया गया और इस क्लब को कहा गया जैकोबिन। क्या कहा गया बच्चों? जैकोबिन। जैकोबिन, ठीक है। द मेंबर्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इस क्लब के जितने भी सदस्य थे वो बहुत ही गरीब थे, यानी कि नेचुरल है, थर्ड स्टेट के लोग थे इसमें, ठीक है। They included shopkeepers, small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, servants and daily wage workers. ये सब इसमें इंक्लूड थे। और इन सब के लीडर जो थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। कौन थे बेटा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी इनके लीडर थे। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब फ्रांस में कौन सा बना था बच्चों? जैकोबिन क्लब। जैकोबिन। किसके नाम पे था? किसके नाम पे बना था? सेंट जैकोबिन। यस, सेंट जैकोबिन पेरिस। इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? मेंबर्स कौन थे? थर्ड फ्रॉम स्टेट। थर्ड स्टेट। नेम देम। शॉपकीपर्स, शॉपकीपर, आर्टिसन, आर्टिसियन, शूमेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स। प्रिंटर्स, servants and daily yes. And who was the leader? Who was the leader? Who was the leader? मैक्सिमिलियन। Yes, Maximilian Robespierre was the leader of this Jacobin club, right? अब क्या हुआ, सितंबर समर आ गई, गर्मियां आ गई 1792 में। तो जो जैकोबियंस थे उन्होंने प्लान किया एन अपराइजिंग ऑफ Persians who were harassed by the short supply and high price of food। तो अपराइजिंग का मतलब होता है, प्लान किया कि हम विद्रोह करेंगे, ठीक है। पेरिशियंस हु एंगर्ड एंड शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। जो जैकोबिन थे उन्होंने प्लान किया कि हम जो है विरोध करेंगे क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी और फूड के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे। तो पेरिस में जाकर पेरिशियंस जो थे उनको उन्होंने उत्साहित करना शुरू कर दिया कि भाई हमें विरोध करना है। किस चीज का विरोध करना था बेटा? इस चीज का विरोध करना था क्योंकि फ्रांस में खाने की सप्लाई कम होने लगी थी और जो फूड है वो बहुत महंगा हो गया था। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा। 10th अगस्त 1792 को प्रोटेस्टर्स stormed the palace of Tuileries, killed the king's guard and held the king as a hostage। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेना वहां पे पहुंच गई है और उन्होंने जो था पैलेस में जाकर स्ट्रोम, जो प्रोटेस्टर थे वहां पहुंच गए और वहां पे जो गार्ड था उसको मार दिया था। द रॉयल फैमिली वाज imprisoned by the assembly। तो नेशनल असेंबली के ने क्या किया, जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको बंदी बना लिया था। तो अपराइजिंग मतलब कि एक विद्रोह शुरू हो गया था लोगों के द्वारा, इनको बंदी बनाने लगे, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको बंदी बनाने लगे थे। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अब क्या हुआ, फ्रांस में monarchy was established and France became a republic। अब क्या हुआ, monarchy means the king's rule, राजतंत्र का जो शासन था वो खत्म हो गया और वहां पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गई थी। कहाँ पे? फ्रांस। फ्रांस में।
establish a government elected by the people including the head of the government. एक्चुअली रिपब्लिक होता क्या है बच्चों? गणतंत्र मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि इंडिया भी एक रिपब्लिक कंट्री है ना? और उसका हेड ऑफ द स्टेट कौन है? कैन एनीबडी टेल मी? इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है बेटा? आयुष चौहान, डू यू नो बेटा? आयुष चौहान, Yes, ma'am. हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? Mr. हमारा हेड कौन? Narendra Modi. नो बेटा, नो नो नो, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का प्रेसिडेंट होता है हमारे यहाँ, वो हेड होता है। हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? वो रिपब्लिक है, President. प्रेसिडेंट। एंड हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Ramnath Kovind. Ramnath Kovind. वेरी गुड, यस, आलिया has given the answer, रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गई और जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा और नो हेरिडिटी मोनार्की। हेरिडिटी मोनार्की का मतलब था कि राजा के बाद उसका पुत्र अब गद्दी पर नहीं बैठेगा, बल्कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगी और जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। ठीक है। अब लुई 16 के साथ क्या हुआ? लुई 16 को जो था सेंटेंस टू डेथ, उनको डेथ पनिशमेंट सुना दी गई और बाय अ कोर्ट एज अ चार्ज ऑफ टियरसन। टियरसन मीन्स उन्होंने धोखाधड़ी करी है कंट्री के साथ और उस पर उन पे बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया गया और उनको जो थी कार्रवाई, सजा जो थी, डेथ पनिशमेंट की सजा जो थी उनको सुना दी गई थी। ठीक है। और 21 जनवरी 1793 एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस ऑफ कॉनकोर्ड। और उनको पब्लिकली जो था लुई 16 को उनको पब्लिकली जो था एक्सिक्यूटेड, यानी कि गर्दन काट दी गई थी। किसकी? लुई 16 की, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर राजा था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Okay. Now you can see the you can see the you now here you can see the symbols. आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, सिंबल्स दिख रहे हैं? ठीक है। Yes, ma'am. ओके, ये जो सिंबल्स है ना, ये लिबर्टी का जो कैप दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये लिबर्टी का है। सेंट क्लोटोस दिखाई दे रही है, ये दोनों लिबर्टी के साइंस है। यानी कि अब हम क्या हो गए? आजाद हो गए, हम सब क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। किसके शासन से स्वतंत्र हो गए? किसके शासन से स्वतंत्र हो गए? Louis 16. इनके शासन से हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब आतंक, रेन मतलब शासन। ठीक है, रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर ऐसा टाइम पीरियड था जो कि जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट थी, टाइम पीरियड था 1793 से 1794। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेन टेरर? रेन टेरर का पीरियड क्या था बेटा? रेन मीन्स रूल, टेरर मतलब आतंक। तो टाइम पीरियड क्या था? दीपांशी, दीपाशी, दीपाक्षी? Ma'am, 1793 to 1794. वेरी गुड, 1793 टू 1794। अब जो गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट फॉर्म बाय द जैकोबिन्स और उसके लीडर कौन थे? रॉबेस्पियर। ठीक है। अब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी क्या थी? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि हार्श नियंत्रण और सजा देना। इनका मेन मतलब इन्होंने चारों तरफ आतंक फैला दिया था। All those who did not agree with this method were arrested and sent to the guillotine। और उनको गुलेटिन एक तरीके का, जिसे हम कह सकते हैं औजार होता है, इसमें गर्दन रख दी जाती है और उसको काट दिया जाता है। तो जो कोई भी इनके मेथड पर एग्री नहीं होते थे, वो डिसएग्री होते थे, तो उन सबको बंदी बना लिया जाता था, उन सबको जेल में डाल दिया जाता था। एंड दे वर सेंट टू गुलेटिन, और उनको कहाँ भेज दिया था? गुलेटिन में भेज दिया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा नियम लगाया, कहा कि जो मीट और ब्रेड है उसकी वो राशन होगा। जैसे हमारे आज की डेट में राशन की शॉप्स होती है ना, वैसे ही उस समय मीट और ब्रेड भी राशन की शॉप में बिकने लगा। The use of expensive white flour was forbidden, कि कहा कि जो मैदा है उसको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ऐसा भी बोला गया। फिर जो citizens थे, they were forced to consume equality bread, a loaf made up of whole wheat।
और जो थे उनको फोर्स किया गया कि उनको एक जैसी जो ब्रेड है पूरी कंट्री में बनेगी वो सबको खानी है, ठीक है। और ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर नाउ एड्रेस सिटोरियन फॉर मेन। सिटोरियन मीन सिटीजन। सिटोरियन का मतलब क्या था? सिटीजन। सिटोरियन वर्ड जो था वो पुरुषों के लिए था, और सिटोरियन वर्ड जो था, सिटियोनिक वर्ड था, वो वुमेन्स के लिए था। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, कोई डाउट है? No, ma'am. Is it clear to all of you? Raise your Yes, hand. ma'am. Raise your hand if the answer is clear to you all. नीचे रेस का एक ऑप्शन आता है, उसमें रेस करो अपने हाथ को। यस, आयुष, यू हैव अंडरस्टैंड इट। ओके, ओनली वन स्टूडेंट रेज द हैंड। ओके, Dipakshi has also raised the hand. Anybody else? Tamanna? Samiksha? Yes. It means you know the answer. Okay. This is also again a question. अब क्या हो गया कि रेन ऑफ टेरर में जो एनिमीज थी रिपब्लिक की, लाइक एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, इवन द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी एंड हु डिड नॉट एग्री टू हिज व्यूज वर पुट इन प्रिजन्स एंड ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। जितने भी सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग थे ना, उन सबको जेल डाल दिया गया। वो उनके दुश्मन बन चुके थे रॉबेस्पियर के। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टिन। और अगर उनको कोर्ट लगता था कि भाई ये मुजरिम है, तो उसको गिल्टिन कर दिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट वाज गिल्टिन, यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस वाज अ गिल्टिन, जहाँ पे इंसान की गर्दन लग दी जाती थी। आपको विजिबल हो रहा है बेटा? इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. It was a device consisting of two poles and a blade with which a person was beheaded. Beheaded मतलब सिर्फ गर्दन काट दी जाती थी। It was invented by डॉक्टर गुलिटन। तो आपसे पूछ सकते हैं गुलिटन किसने बनाया था? Dr. Gilton. डॉक्टर गुलिटन ने इसको बनाया था, ठीक है। Then Robespierre's supporters were also began to demand the moderation in his policies. और जो रॉबेस्पेरी थे सपोर्टर्स थे, वो भी डिमांड करने लगे कि उसकी पॉलिसीज में चेंजेस किए जाए, मॉडरेट किए जाए। फिर जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अरेस्टेड एंड गुलिटन। इवन रॉबेस्पियर को भी बाद में लोगों ने इतना अत्याचार करने लगा था कि कोर्ट ने उसको भी विक्टिम बना दिया था, कन्विक्ट कर दिया था, एंड ही वाज अगेन अरेस्टेड एंड गुलिटन में उनको भी मार दिया गया था। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके। अब जो डायरेक्टरी रूल से फ्रांस के को बनाए गए, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। अब क्या हुआ? जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई क्योंकि रॉबेस्पियर मर गया था। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो सोसाइटी की वेल्थियर मिडिल क्लास थी, उनको ने भी अलाउड द सीज द पावर, अपनी जो पावर थी उसको घेरना शुरू कर दिया। अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी विद लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जो मिडिल क्लास थी, वेल्दी मिडिल क्लास थी, उन्होंने एक डायरेक्टरी फॉर्म की, और वो जो डायरेक्टरी थी और वो जो डायरेक्टरी थी वो जो डायरेक्टरी थी ना बेटा, इट वाज फॉर्म बाय द वेल्दी मिडिल क्लास में लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स। Directory was executive made up of 5 members to safeguard against the concentration of power on one man executive under a Jacobin। तो ये जो डायरेक्टरी फॉर्म की थी, इसमें कितने मेंबर्स थे? How many members were there in directory? 5. 5 members were there। और उन्होंने क्यों बनाई थी? ताकि जो जैकोबियंस जो थे, जिसके पास कुछ जैकोबियंस के पास पावर आ गई थी, तो उसके अगेंस्ट में ये डायरेक्टरी बनाई गई थी, ठीक है। रेगुलर क्लैशेस बिटवीन डायरेक्टरीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट डिसमिसल। लेकिन क्या हुआ कि जो डायरेक्टरी थी ना, डायरेक्टर्स थे और जो लेजिस्लेटिव के जो काउंसिल थे, उनमें आपस में टेंशन, आपस में क्लैशेस होते रहते थे। तो जब उनके बीच में क्लैशेस होते रहते थे, तो क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट डिसमिसल हो गया। और the political instability of directory paved the way to rise of military director Napoleon Bonaparte। अब क्या हुआ
डायरेक्टरी भी खत्म हो गई, रॉबेस्पियर भी खत्म हो गया, ठीक है। और अब क्या हुआ, डायरेक्टरी खत्म हो गई, रॉबेस्पियर का भी शासन खत्म हो गया, तो अब मिलिट्री डिक्टेटर आ गया फ्रांस में, और जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर? नेपोलियन बोनापार्टे। किसके खत्म होने के बाद? डायरेक्टरी के खत्म होने के बाद। डायरेक्टरी से पहले जब किसका शासन खत्म हो गया? डायरेक्टरी से पहले जैकोबिन क्लब का लीडर कौन थे? रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर के शासन के खत्म होने के बाद डायरेक्टरी आ गई। डायरेक्टरी भी बहुत समय तक नहीं चल पाई, तब एक मिलिट्री डिक्टेटर आ गए जिनका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर? नेपोलियन बोनापार्टे। Napoleon Bonaparte was the name of military dictator. अब यहाँ पे था कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? बिफोर रेवोल्यूशन क्या था और आफ्टर रेवोल्यूशन क्या था महिलाओं की स्थिति? पॉसिबल वर्क ऑप्शन, क्या करती थी महिलाएं? महिलाएं क्या करती थी? फ्लावर्स महिलाएं थी, हाँ, वेजिटेबल। यस, वेजिटेबल करती थी, उनको कोई भी एजुकेशन नहीं दी थी। ट्रीटेड एज सब्जेक्ट ऑफ देयर फादर और हस्बैंड, या तो वो अपने फादर के अंडर में थी या वो अपने हस्बैंड के अंडर में रहती थी। वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, क्यू फॉर ब्रेड। इवन वर्किंग जो महिलाएं थी उनको भी अपनी फैमिली का लुक आफ्टर करना पड़ता था, लंबी कतार लगानी पड़ती थी, ब्रेड खरीदनी पड़ती थी, ठीक है। और जो उनको जो महिलाएं थी उनको वेजेस भी बहुत कम दिए जाते थे एज कम्पेयर टू मेन। ओरिजिन ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। लेकिन महिलाओं ने भी अपना कुछ क्लब बनाया जिसका नाम था क्या नाम था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी क्लब एंड रिपब्लिकन वुमेन। दो क्लब के नाम बताओ बेटा जो रेवोल्यूशन के दौरान में बिफोर रेवोल्यूशन बने थे। कैन यू टेल मी? ऋषिका, ऋषिका, कृतिका, यस मैम। बेटा कौन से दो क्लब बने थे पढ़ के बताओ। जहाँ पे ओरिजिन ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल क्लब लिखा है उन दोनों को पढ़ो। मैम रेवोल्यूटरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। यस, रिपब्लिकन, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दो क्लब बन गए थे। ये सब कब था? बिफोर रेवोल्यूशन, क्रांति से पहले ऐसी स्थिति थी, ठीक है। आफ्टर रेवोल्यूशन क्या हुआ? द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लॉ एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। तो नई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने लॉ को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इम्प्रूव की लाइफ ऑफ वुमेन, महिलाओं की जिंदगी में सुधार किया। अब महिलाएं जो थी, गर्ल्स जो थी, वो स्कूल जाने लगी। उससे पहले नो एजुकेशन थी ना, कोई भी एजुकेशन नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया, जो महिलाएं थी वो कहाँ जाने लगी? गर्ल्स के लिए क्या कर दिया गया? एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। फिर मैरिज कुड नॉट बी फोर्स्ड वाज मेड इनटू विफुल कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो मैरिज थी उसको फोर्स कोई नहीं कर सकता था, और एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रजिस्टर्ड मैरिज होने लगी सिविल लॉ में, ठीक है। अब जो महिलाएं थी वो डाइवोर्स भी ले सकती थी, इट वाज लीगल एंड कुड अप्लाई फॉर बाय बोथ वुमेन एंड द मैन। अब जो डाइवोर्स था वो लीगल कर दिया गया, कानूनी कर दिया गया, जो कि दोनों अप्लाई कर सकते थे, वुमेन एंड द मैन, दोनों उसमें क्या कर सकते थे? अप्लाई कर सकते थे। कि women were trained for jobs and they could become artists or run the small business। जो महिलाएं थी वो ट्रेन कर दी गई थी और उनको जो था वो जॉब्स कर सकती थी, और वो अब they could become an artist and the small businessman also। Is it clear to all of you? यस मैम। आज जितना पढ़ाया कितने बच्चों को समझ में आया? आई होप काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे थे ओलंपिया डी गॉर्जियस, who was he? One of the most significant political active women in revolutionary। तो सबसे significant या important जो महिला थी जिनका नाम था ओलंपी डी गॉर्जियस,
she protested against the Declaration of Right of Men and Citizens. अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि केवल पुरुषों को अधिकार दिए गए थे, तो उसने सबसे पहली महिला थी जिन्होंने कहा कि नहीं, वुमेन्स को भी अधिकार मिलने चाहिए. And she wrote about the Declaration of Right of Women and the Citizen. ठीक है. और 1973 में इन्होंने जैकोबिन क्लब को भी क्रिटिसाइज किया था कि जो जैकोबिन जो वुमेन्स है उनको क्या मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार. उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई क्योंकि उन्होंने वुमेन्स क्लब को खत्म कर दिया था. एंड ट्राइड बाय द गवर्नमेंट by the National Convention charge of treason and later executed during the reign of terror. लेकिन उन पर भी चार्ज लगाया गया और उनको भी जो था एक्सिक्यूट कर दिया गया था, उनको भी मार दिया गया था. तो अब बच्चों आज जब हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं. She was the lady first of all. She was, who was she? ये कौन थी बेटा जो भी मैं आपको बता रही हूँ? इनका नाम क्या था? ओलंपिक डी गोर्ज. हाँ, ओलंपिक डी गोर्जेस. ये कौन थी? एक्टिव पॉलिटिकल वुमन रिवोल्यूशनरी. पॉलिटिकली एक्टिव वुमन रिवोल्यूशनरी कौन थी बेटा? Politically active women in revolutionary of France. यस, ऑफ फ्रांस. ठीक है. और इन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई? Rights of women. यस, इनको राइट्स ऑफ वुमेन्स मिलने चाहिए. यानी कि इन्होंने आवाज किसके खिलाफ उठाई? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. ठीक है. इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? इन्होंने जैकोबिन क्लब को क्रिटिसाइज किया बेटा. इन्होंने जैकोबिन क्लब को क्या किया? क्रिटिसाइज किया. ठीक है. और लेकिन इसमें इनको जो था, क्योंकि जैकोबिन क्लब से बड़ा प्रभावशाली था, तो रेन ऑफ टेरर के दौरान में इन पे चार्ज लगा दिए गए एंड लेटर ऑन शी वाज एक्सिक्यूटेड. इनको भी क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था. तो कल हम एबोलिशन ऑफ स्लेवरी करेंगे. आई होप यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा. कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आए यू कैन या समझ में आ गया था? महिलाओं की पोजीशन में सुधार किया गया. बिफोर रेवोल्यूशन महिलाओं की पोजीशन अच्छी नहीं थी और आफ्टर रेवोल्यूशन महिलाओं की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी. देखो डायरेक्टरी में हाउ मेनी मेंबर, कैन एनीबॉडी काउंट हाउ मेनी मेंबर्स वर इन डायरेक्टरी? 5. Five. बट इट कुड नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाई थी. इसलिए फिर कौन से मिलिट्री डिक्टेटर आ गए थे उनके बाद? मैम नेपोलियन बोनापार्ट. Yes, very good. Napoleon Bonaparte. Dipakshi has given the answer. Yes, Napoleon Bonaparte was the leader. मैम क्यों बना? हाँ बेटा. ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? बेटा इसलिए हो गया था क्योंकि देखो जब लुई 16 जो था उनका शासन खत्म हो गया तो नेशनल असेंबली आई. नेशनल असेंबली में से एक क्लब बन के आया जिनका नाम था जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियर जो थे उन्होंने इतना आतंक फैला दिया था कि आगे चलकर रॉबेस्पियर को भी चार्ज लगा दी गई, उनको गुलेटिन कर दिया गया. फिर अब फ्रांस को चलाने, रिपब्लिक फॉर्म हो चुकी थी, तो फ्रांस को चलाने के लिए तो नए रूल्स बनने थे ना, तो उसमें डायरेक्टरी बना. तो जो डायरेक्टरी थी वो भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई क्योंकि वो स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाए थे. अब अगर फ्रांस पर कोई रूलर ना आता, कोई मिलिट्री रूलर ना आता, तो नेचुरल है कि दूसरे देश पे कब्जा कर लेते. तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्टे आ गए जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके. किसी बच्चे को कोई डाउट हो? ये यू कैन से द रॉबेस्पियर रेन ऑफ टेरर है इनका. जैकोबिन क्लब इन्होंने फॉर्म किया था. ठीक है. व्हाट वाज गिलोटिन? गिलोटिन क्या था? हर्षिता पवार, गिलोटिन क्या था बेटा? हर्षिता, यू कैन हियर मी? गिव योर अटेंडेंस स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना. हु विल डू दिस वर्क? अंकित यादव, take the screen, Okay. take the screen and give me attendance. Okay. What was guillotine बेटा? कोई नहीं बता पा रहा है? अदिति बिजलवाल,
अदिति, इस दीपाक्षी आप बताओ। मैम एक डिवाइस था मैम जिसमें मैम लोगों की गर्दनें काटी जाती थी। लोगों की गर्दनें काटी जाती थी। हु मेड दिस? मैम गुलिटन। Gultan, Dr. डॉक्टर गुलिटन। ठीक है, आपके उनको नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगाना है। व्हेन वाज रॉबस्पेयर गुलिटन? रॉबस्पेयर कब गुलिटन हो गए थे? July 1794. इस जुलाई 1794 में डॉक्टर सॉरी जो रॉबस्पियर थे वो भी गुलिटन हो गए थे, बिकॉज उनको चार्ट लगा दिया गया था। ठीक है, ये दो सिंबल क्या शो कर रहे हैं? मैम फ्रीडम। They Yes, freedom from freedom. the Louis XVI. Yes, these were the symbol to get the freedom from the Louis XVI. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. What happened in the end in Louis XVI? Louis XVI के एंड में क्या हुआ था? मैम उसे लोगों ने मार। हाँ, उसको लोगों ने क्या कर दिया था? मार दिया था, है ना? और क्यों मारा था बेटा? ऐसा क्यों हुआ कि लुई 16 के संग ऐसा हुआ? मैम क्योंकि वो बहुत ही क्रूअल राजा था, मतलब मैम वो बुरा राजा था। यस, बुरा राजा था क्योंकि वो जनता पर अत्याचार करता था, अपने आप आराम से रहता था, आराम से ऐश करता था, और जो थर्ड स्टेट था उनके ऊपर बहुत बुरा अत्याचार होते थे, इसलिए पब्लिकली जो था उसको मारा गया। पब्लिकली मीन्स जनता के सामने उसको मार दिया गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर है जिस कंट्री में, तो वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Republic. वेरी गुड अंकित। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद क्या फ्रांस में कोई हेरिडिटी मोनार्क था? No, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी मोनार्क? Rule of the king. रूल ऑफ द किंग। रूल ऑफ द किंग नहीं बेटा, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो कोई हेरिडिटी मोनार्क नहीं रखी गई, बल्कि क्या किया गया, एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट जो थी वो उनके द्वारा इलेक्टेड की गई। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर जो आज पढ़ा है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, you can raise the hand or you can say yes. Okay, only few students are there raising their hand. Piyush has understand it. Dipakshi has understand it. Very good. Ankit Yadav, have you understand it? Ma'am, Chapter? there is no option of raising hand. Okay, कोई बात नहीं. You can say yes, है ना? You have understand the chapter? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो अब हम यहाँ पे आप आज की जो क्लास है वो एंड अप करते हैं, बिकॉज आपको दूसरी क्लास में ज्वाइन करना है एंड आई हैव अनदर क्लास। ओके, बाय बच्चों। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।